अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जलसे के हर सूरत इनेकाद के लिए अपना प्लान ए, बी और सी भी तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कारकुनों को आंसू गैस और शेलिंग से बचने के लिए पानी, कपड़ा, नमक के साथ दीगर जरूरी सामान साथ रखने की हिदायत भी की गई है, जबकि एम्बुलेंसेज, बुलडोजर्स, क्रेन और तमाम जरूरी मशीनरी आज सवाबी पहुंचाने की हिदायत भी की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत इस जलसे को रोकने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये अपनी दी हुई NOC के बाद ड्रामे करते हैं। जलसे की जगह बदलने के बाद हमारे जलसे का सामान तरनौल थाने ले जाया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का यह कहना था कि PTI एक नहीं 100 जलसे करे। जलसे का वाहिद मकसद NRO है। इनकी सियासत का मकसद एक ही है कि अडाला के मुजरिम को मुआफी दिलवाई जाए। एक तरफ तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है तो दूसरी जानिब पार्टी के अंदर इंतजामी तब्दीलियां भी हो रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा PTI ने पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कुछ और अहम फैसले भी बानी PTI ने किए हैं। सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया गया है। जराये के मुताबिक बानी चेयरमैन ने जो है वो पार्टी के अंदर पार्लिमानी और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया है। उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज अब पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे, जबकि रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर्स का इजरा और इंतखाबी मामलात को भी देखेंगे। बानी PTI के फैसलों के मुताबिक नोटिफिकेशन जो है वो जलसे के बाद जारी किए जाएंगे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज PTI ने नैब तरमीम केस के फैसले को एक तरफ तो NRO2 करार दिया था, लेकिन आज बानी PTI ने भी कहा कि नैब तरमीम आइन के खिलाफ है और तबाही का रास्ता है। बानी PTI ने यह मुतालबा भी किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मातहत करके नैब को खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा बनाया जाए। ताहम दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ही नैब तरमीम की बहाली के फैसले के बाद आज इमरान खान ने मुकदमात से रिलीफ लेने का फैसला भी कर लिया। उन्होंने वकला के जरिए नैब कोर्ट में बरीयत की पहली दरखास्त भी दायर कर दी। बानी PTI के वकील ने कहा कि नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। मुल्जिम की जानिब से दायर दरखास्त बरीयत पर जो है वो अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत मंगल 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अब क्या ये नैब तरमीम के मामले पर यूटर्न है? क्या 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में उनको रिहाई अब मिल जाएगी? और फिर जो अहम सवाल है कि वो कल के जलसे के हवाले से कि तहरीक इंसाफ कल जलसा कर सकेगी या नहीं, इस पर बात करने के लिए बैरिस्टर अली साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली ज़फ़र साहब, कल हमने देखा एक तरफ बैरिस्टर गौहर ये कहते रहे कि ये NRO2 है और दूसरी तरफ आप लोगों ने जो है वो दरख्वास्त भी दायर कर दी है और आपका ये कहना है कि इन तरमीम से जो है वो इमरान खान को फ़ायदा मिलेगा। अब क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो है वो तरमीम बिलाखिर जो है वो इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा रही है? जी बिल्कुल 100% दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। देखिए, अल कादिर केस का जो मेन ग्राउंड है, जो इतनी बड़ा शोशा छोड़ा हुआ था अल कादिर केस, उसमें मेन जो ग्राउंड थी वो ये थी कि पैसा जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग यानी चोरी का पैसा बाहर पड़ा हुआ था और ये चोरी का पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था, क्योंकि चोरी का पैसा था इसलिए कहते थे कि मनी लॉन्ड्रेड पैसा है, हुकूमत का पैसा है और उसको वापस लाना है। और काबीना ने मिलके फैसला किया और ये गलत फैसला था, इसलिए जो है इनको सजा होनी चाहिए, ये जुर्म किया। पिछली हेयरिंग पे अल कादिर केस में था और अल कादिर केस में यही बहस हो रही थी, बल्कि ये बहस ये की गई कि ट्रस्ट बिल्कुल दुरुस्त था, ट्रस्ट में कोई इशू नहीं था, ट्रस्ट भी वैलिड था, बेनिफिट भी नहीं दिया गया, लेकिन ये फैसला गलत था कैबिना का, क्योंकि चोरी का पैसा था इसलिए फैसला गलत था। अब उसके बाद नैब ने अपनी रिपोर्ट भी दायर की, जो दायर कराई गई हाई कोर्ट के ऑर्डर के जरिए। उस रिपोर्ट में नैब ने कहा कि जनाब ये मनी लॉन्ड्रेड पैसा नहीं था, यानी चोरी का पैसा नहीं था, और उन्होंने वो रिपोर्ट में अपना इन्वेस्टिगेशन के बाद ये फैसला किया कि पैसा जो था ये प्राइवेट पैसा था, ये हुकूमत का पैसा नहीं था। तो जब एक बार ये फैसला कर दें कि हुकूमत का पैसा नहीं था, चोरी का पैसा नहीं था,
तो वो केस वैसे ही खत्म हो जाता है। उसके बाद ये जो नैब की तरामीम थी, इन तरामीम में ये था कि अगर काबीना का कोई फैसला होगा, काबीना ने एक जॉइंट फैसला किया होगा, तो फिर उसके बेसिस पे किसी किस्म का नैब के पास इख्तियार नहीं है कि किसी किस्म का रेफरेंस फाइल कर सके। यानी नैब के पास ये ताकत ही नहीं है कि काबीना के फैसले को वो देख सके और कहे गलत है या उसके ऊपर बेस करके कोई जुर्म साबित कर सके या केस फाइल कर सके। ये थी नैब तरामीम। ये इमरान खान साहब को पता था कि ये नैब तरामीम है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि इसको मैं चैलेंज करना चाहता हूं क्योंकि मेरी नजर में ये नुकसान पहुंचाएगा, करप्शन के खिलाफ जो जंग है उसको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उन्होंने ये केस किया। और अब चूंकि केस का फाइनल फैसला हो गया है और फैसले में ये कहा है कि तरामीम दुरुस्त है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काबीना का फैसला है वो अब चैलेंज नहीं हो सकता और उसका फायदा यकीनी तौर पे अलकादिर केस को होगा। अलकादिर केस वैसे ही खत्म हो गया है, लेकिन अब एक एडिशनल, एक इजाफी आपको कानूनी ग्राउंड भी मिल गई है कि कानून के मुताबिक भी ये केस आगे नहीं चल सकता। तो मेरा ख्याल है ये बात बड़ी दुरुस्त की है बैरिस्टर गौहर साहब ने। यही हमारा मौक़िफ़ था और हमने यही रेज किया था। मैंने परसों भी ये कहा था कि ये क्यों नहीं फैसला करते इसका, नैब का केस का। क्या ये फैसला तब करेंगे जब अलकादिर केस का फैसला आ जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कर दिया है फैसला, तो इसका फायदा इमरान खान साहब को भी इस केस में होता है। ठीक है, राइट। लेकिन एक और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जो जनरल फैज वाला मामला है उस हवाले से भी अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और ऐसा लगता है कि वो मामला साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक आ सकता है। आप पहले भी कह चुके हैं, अभी भी आपको लगता है कि ये इमरान खान का मामला मिलिट्री कोर्ट में ही जा रहा है या जा सकता है? देखिए, कानूनन तो ये मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, ना जा सकता है, लेकिन माजी में हमने ये देखा है कि गलत बेशक फैसले करने के बाद, बेशक कानून के खिलाफ फैसले करने के बाद केसेस फाइल हो जाते हैं जिनका ना कानून में ना हकायक में कोई जवाज होता है, लेकिन वो फाइल किए जाते हैं और फिर हम उसके बाद उनको डिफेंड करते रहते हैं और डिफेंड करते रहते हैं, अपना दफा करते रहते हैं, उसमें काफी वक्त लग जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये देखते हुए कि हो सकता है इस बार भी गलत किस्म का गैर कानूनी कार्रवाई की जाए खान साहब के खिलाफ, उन्होंने उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए, उसको पहले से ही उसका दफा करने के लिए शायद ये केस फाइल किए हैं, क्योंकि मेरा खदशा माजी की जो हरकत हैं हुकूमत की, जिसमें गैर कानूनी किए हैं केसेस फाइल, उसको देखते हुए, उस खतरे को जानते हुए ये शक मेरा ख्याल है किया गया है और इसलिए हमने ये फाइल केस। ठीक है। और जो कल जलसा होने जा रहा है वो तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है कल फिर बिलाखिर अली ज़फ़र साहब? जी बिल्कुल, जलसा हो रहा है और जलसा जो है उसका अब तो NOC भी आ गया है और वो जलसा अब होके रहेगा और उसकी जगह भी मखसूस कर दी गई है, तो अब कोई इसमें रुकावट नहीं, इंशाल्लाह जलसा बिल्कुल होगा और हर एक को कॉल भी दे दी गई है, वो आ भी रहे हैं बड़े जोरों शोर से, जोशो खरोश से। अच्छा, और जलसों से आपको लगता है वो पार्टी मोमेंटम को बना सकेगी तहरीक का, इमरान खान की रिहाई का जो वो चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो ये इरादा बड़ा वाज़ेह है और अरेंजमेंट भी बड़ी वाज़ेह है कि पुरअमन एक जलसा होगा जो हक है, बुनियादी हक है, और इसके बाद प्लान ये है कि ये एक मूवमेंट की शक्ल में जलसे होंगे। ये तो शुरुआत है, ये पहला जलसा है कुछ अरसे के बाद, लेकिन इसके बाद हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में जलसे होंगे जब तक कि पूरी तरह कौम जो है वो बेदार ना हो जाए, वो बिल्कुल उजागर ना हो जाए और आके अपनी जो हक है उसको समझ ले कि हक क्या है। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है और मैं ख्याल है कानूनी प्रोसेस के साथ जो हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं उसके साथ ये पॉलिटिकल प्रोसेस भी बहुत जरूरी था। इसलिए वो अब उसको हम फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेटजी, सियासी स्ट्रेटजी की।
अच्छा, एक और मामला अली ज़फ़र साहब, जो हुकूमत के राब्ते हो रहे हैं मौलाना फजल रहमान से, और इम्कान है कि कोई कानून साजी है जिसके लिए हुकूमत कोई सपोर्ट चाहती है मौलाना फजल रहमान की, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इन हुकूमती कोशिशों को? जी देखिए, हमने बिल्कुल एक फैसला किया था, और फैसला ये था कि जरूरी है कि हम कॉमन ग्राउंड्स ढूंढें ऑपोजिशन के साथ, और ऑपोजिशन को ज्यादा मजबूत करें। तो उसमें JUI के साथ भी हमारी बातचीत चल रही थी और चलती रहेगी, और चल रही भी है, जिसके अंदर ये हमारे कुछ कॉमन ग्राउंड्स मिल गई हैं हमें। वो कॉमन ग्राउंड्स मसलन जमहूरियत की बहाली एक बड़ा कॉमन प्लेटफॉर्म है जो जिसमें दोनों पार्टीज यकीन रखती हैं, और वो हम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि जॉइंट ऑपोजिशन हो इस हुकूमत के खिलाफ। लेकिन बहरहाल JUI का अपना एक पार्टी है, सियासी पार्टी है, उनको कोई रुकावट नहीं कि वो दूसरी साइड से भी बातचीत करें, और वो शायद अगर बात करते हैं वो उनका हक है। हम भी अपनी बातचीत करते रहेंगे, और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उनके साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म, जिसको मैं कहता हूँ, एक उसूलों पे हमारी उनके साथ एक कोलिशन हो, और बाकी और दीगर जो सियासी जमातें जो उन प्रिंसिपल्स पे, उन उसूलों पे हमारे साथ आगे खड़ा होना चाहती हैं और जमहूरियत को वापस लेना चाहती हैं, जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है उसको खत्म करना चाहती हैं, आइन की बहाली चाहती हैं, ये स्टोलन मैंडेट जो है जो इलेक्शन में हुआ उसको उसकी वापसी चाहती हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन अगर हमें प्लेटफॉर्म पे दूसरी सियासी जमातें मिलती हैं इन पॉइंट्स पे और बाकी जो सियासी पॉइंट्स हैं, तो हम बिल्कुल उनके साथ कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ मिलके चलें। और लास्टली ये बताइएगा, जो बलूचिस्तान के हवाले से एक मुलाकात भी हुई है स्पीकर चैम्बर के अंदर तहरीक इंसाफ के और हुकूमती वफ्द की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बलूचिस्तान के ऊपर कोई ना कोई बात जो है वो हो रही है, हुकूमत भी ये चाह रही है। तो क्या अगर हुकूमत ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाती है तो आप लोग जाएंगे उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में? देखिए अगर मेरा ख्याल है उससे पहले एकदम कॉन्फ्रेंस बुलाना तो दुरुस्त नहीं होगा। उसमें तो बहुत सारी एक तरह से अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल सियासी मसले आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, ये इसको खत्म करना, इस पे कोई दो राय नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना, वो अगर उससे पहले एक बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी आपस में, कि वो ये ना हो कि वो उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कोई मजीद ट्विस्ट आ जाए, कोई मजीद पेचीदगियां हों। एक वन पॉइंट एजेंडा अगर होगा और वो बड़ा वाज़ेह एजेंडा होगा और उसको पहले एजेंडे को डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि होगा खात्मा कितना करना है टेररिज्म को, तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई रुकावट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को कि उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसमें आप और चीजें भी मिक्स कर दें। ठीक है, राइट। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के कल होने वाले जलसे और जो इमरान खान के कानूनी मामला हैं उनके हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ तहरीक इंसाफ का जलसा है, फिर नैब तरामीम का मामला है, लेकिन इस सब के बीच हुकूमत को मेल मुलाकातें भी कर रही है। गुज़िश्ता दिनों सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से होने वाली मुलाकातें जो थी वो उनको बड़ा अहम समझा जा रहा था। मुल्की सियासत में ये बहस जारी रही कि क्या मौलाना इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे या फिर अपोजिशन का। गुज़िश्ता रोज़नामा जंग की खबर के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की भी ज़राए ने इंकशाफ किया कि हुकूमती वफ़द ने JUI को 4 वजारतों की पेशकश की है, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने की भी पेशकश की गई है। हुकूमती अपीलें मंजूर होने से हुकूमती नुमाइंदों के अपने केसेस और ख़ासतौर पर बानी PTI के केसेस पर जो नैब तरामीम वाला मामला है, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या मौलाना फजल रहमान इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे या नहीं? तहरीक इंसाफ का जो जलसा है इसको हुकूमत किस तरह से देखती है? इन पर बात करने के लिए डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, सेनेटर साथ
इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जलसे पे जरा बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कल बिलाखिर जो है वो जलसा हो रहा है, कोई परेशानी है? बिलाखिर तो कहते हैं, वैसे आपकी इजाजत की वजह से जो है वो आगे पीछे होता रहा। पिछली दफा तो 5 केनाल का वो था, वो प्लॉट जिसके अंदर जलसा कर रहे थे 5 केनाल का ही था। 5 केनाल का प्लॉट नहीं भर सका, कमाल नहीं है? इतनी बड़ी पार्टी और 5 केनाल का एक प्लॉट जो है वो ना भर सके। अब वो सुनाए कोई है जगह थोड़ी, तो आप इजाजत, उनका मेन मसला तो इजाजत का था। तहरीक इंसाफ जलसा करने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए भाई, आप उस जलसे से पहले तकरीर की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने, उनने कहा तकरीर से पहले, उस जलसे से पहले, कि हम आ रहे हैं, हम जेल तोड़ेंगे और इमरान खान साहब को ले जाएंगे। अब बताइए, जेल तोड़ के किसी कैदी को ले जाने के लिए आपको इजाजत की जरूरत होती है? बताइए मुझे। फिर उन्होंने कहा एक और अपनी तकरीर में कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा करने आ रहे हैं। अच्छा, अब बताइए, एक साहब जो कह रहे हैं, जो एक सूबे के सरबराह हैं, कि हम दारुल खिलाफा पे कब्जा करने आ रहे हैं, और कब्जा पहले करने की कोशिश कर चुके हैं। आपको याद होगा, पीटीवी पे कब्जा करके विक्ट्री के निशान बनाए, क्रेनें लगा के दीवारें तोड़ी, पार्लियामान में घुस गए, सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया, और एक दफा तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे भी हमला किया। इनको रिपेल किया गया। तो एक साहब जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैंने कब्जा करना है, तो वो इजाजत लेकर आएंगे? अरे भाई, जिसने दारुल खिलाफा के ऊपर कब्जा करना है वो इजाजत थोड़ी मांगता है कि भाई मुझे इजाजत दे दो, मैं जरा दारुल खिलाफा के ऊपर कब्जा कर लूं। कभी सुना है ऐसे? या मैं जरा जेल तोड़ लूं, मैं आ रहा हूं इमरान खान साहब की जेल तोड़ के उनको ले जाने के लिए, मुझे इजाजत दे दें। जब आप इजाजत से पहले जलसे करके ये कहेंगे तो आपको कैसे देगी जो हुकूमत है वो इजाजत? लेकिन जो असल बात है, ये जो रुकावटों वाली बात हो रही है कि रुकावटें डाली जा रही हैं, वो आज भी जलसे का मकाम एक मरतबा फिर से तब्दील कर दिया। तो ये रुकावटें हैं हुकूमत की तरफ से। वो मेला मवेशियों वाली जगह पे नहीं हो रहा जी, उधर उसके पास ही कहाँ, लेकिन मेन जो पहले जो कल तक जगह थी, उसके बाद जो है वो आज जो है वो 3 फुट हटके है क्या? अच्छा, कितनी दूर है? अगर वो छोटी सी तो जगह है जहां पे वो तमाम मवेशियों की मंडी लगती है, तो उसमें अगर कौन सी जगह से हटा के कहां कर दिया है कि इतनी बड़ी हर्डल पड़ गई कि जलसा अब नहीं हो सकता? ये कह रहे हैं आप? यानी शहर बदर कर दिया, किसी और शहर में इजाजत दे दी है। वो इतना सा इलाका है जहां पे मंडी लगती है मवेशियों की, तो वहां पे आप कह रहे हैं कि इधर लगाना था स्टेज, इधर लगाया, तो इसकी वजह से सारा जलसा उलट गया। अच्छा, लेकिन मेरी बात है तो पॉलिटिकल पार्टी इंतजाम करना होता है। एक जगह उनको इजाजत दी है, वहां से उठा के फिर आप उन्हें जो है वो एक और जगह जो है वो साथ वाले कहें कि जलसा कर दे। वो जगह कहाँ है? मैंने है तो इस्लामाबाद में। ये बात आपकी ठीक है तो इस्लामाबाद ही है। आपने पहले भी जो इजाजतें दी थी वो भी इस्लामाबाद में थी। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब जलसे की अपनी तैयारी कर रही है, हुकूमत आखिरी दिन एक दिन पहले जगह आगे पीछे कर देती है, कंटेनर्स जो है वो लगाए हुए हैं। ये भी खबर आ रही है कि इस्लामाबाद तो अभी आया हूँ, काम कर रहा था, सेक्रेटेरिएट से चल के आया हूँ, मुझे तो कोई कंटेनर नहीं नजर आया आपको? अगर कोई, बल्कि अभी ये पिछले दिनों क्रिकेट हो रहा था तो हर जगह पे कंटेनर लगे हुए थे, आज तो कहीं कंटेनर नहीं नजर आया। अच्छा, अभी मैं उसके सामने से गुजरा हूँ, वो कौन सा बड़ा होटल जो है सरीना, वहां पे क्रिकेट टीम आती है तो वो कंटेनर लगे होते हैं, अभी तो कोई कुछ भी नहीं था। क्या आपको क्या लगता है इस जलसे से तहरीक इंसाफ जो जा रही है कि इस जलसे से मोमेंटम बने, इमरान खान की रिहाई की तहरीक चले, एक पब्लिक प्रेशर है जो वो हुकूमत पर बढ़ाना चाहते हैं? आपको लगता है? आप खुद तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, देखिए इसमें कितने लोग हैं। सुबह जो आपने गाड़ियों का भी, मेरे ख्याल में 18 गाड़ियां थी जिनका वो टेलीविजन पे बार बार दिखा रहे थे कि 17 से 18 गाड़ियां आ रही। देखें यार, बात ये है कि जो वो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पिछली मरतबा भी मैंने, जिसको आप कहा कि 5 केनाल का प्लॉट है, वो हकीकत में 5 केनाल का, 5 नहीं तो 6 केनाल का होगा। तो वो ऐलान किया गया कि सुबह वो जलसा मुलतवी कर दिया गया। तो वो जो जौक दर जौक काफिले चल रहे थे, कारवां आ रहे थे सिंध से और हैदराबाद से और लाहौर से और टंडू आदम से, वो कहाँ गए? अच्छा, जब सुबह जलसा कैंसिल हुआ तो आपने देखा कि मोटरवे बंद पड़ी हुई है और बैलों गाड़ियों के ऊपर लोग आ रहे हैं। कुछ नजर आया आपको? कोई लोग नजर आए जो परेशान हो गए? उन्होंने कहा अरे भाई, इधर तो आज जलसा होना था, ये एकदम क्या हो गया? कुछ नहीं था। 4 लोग पहुंचे, जिनमें से 3 अरेस्ट हो गए। एक वो हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, वो जो पार्टी के अंदर कभी होते हैं पीटीआई में, फिर नहीं रहते, फिर आ जाते हैं, फिर होते हैं, फिर नहीं रहते,
वकील जो हैं भले से। किन की बात कर रहे हैं? जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, शेर अफजल मरवत साहब, अच्छा, हमारे भाई मरवत साहब की। तो वो अपने 3-4-5 लोगों के साथ वहां पहुंचे थे, तो बाकी लोग कहाँ थे? तो मुझे ये लगता कल रोका तो नहीं जाएगा। देखिए मैं बता सर, मैं कल का बताए, कल जो है वो हुकूमत रोकेगी तो नहीं किसी। मैं बताता हूँ आपको, 2 विकेटें तो उड़ चुकी हैं, 2 मरतबा तो ये ऐलान करके जलसे से भाग गए, तो 2 विकेटें उलट गई और कहा कि हमें इजाजत नहीं मिली। कल इंशाल्लाह स्लिप में पकड़े जाएंगे। अच्छा, ठीक। बाकी आपके सामने ही है, जो हालात हैं आपको नजर आ रहे हैं, कितना बड़ा जलसा हो रहा है। ये जो नैब तरमीम वाला मामला है, अब आज इमरान खान के जो कानूनी टीम है उसने जो है वो बरियत की दरखास्त भी जो है वो दायर कर दी है। तो वो तो मानते ही नहीं उसको, आपको वो तो मानते ही नहीं है। सवाल अच्छा, हाँ, ये बात आपकी ठीक है, ये मैं माफी चाहता हूँ। फरते जज्बात में जो है वो आप काबू नहीं रख सके। ये बात आपकी ठीक। पूछना मैं ये चाह रहा था कि ये नैब तरमीम है, क्या हुकूमत अभी भी चाहती है कि ये इसी तरह से रहे बावजूद इसके कि खान साहब को जो है वो इनका फायदा हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ वो हिपोक्रेसी है। अच्छा, कि खान साहब आज बयान दे रहे हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, तो कम से कम खान साहब जैसे बड़े आदमी को तो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। तो जब वो कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी और मैं इनके सख्त खिलाफ हूं, साथ में हल्की सी पर्ची भी आगे डाल रहे हैं कि मुझे तो छोड़ दीजिए, ये क्या बात हुई? अगर वो समझते हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है तो उनकी इजाजत के बगैर तो एप्लीकेशन नहीं दायर की जा सकती ना। तो वो जब साइन करते हैं उस एप्लीकेशन पे तो क्या कहते हैं कि आइन के मुताबिक है या आइन के खिलाफ है? वो तो कहते हैं मैं पूरे मुल्क में आइन के लिए मैं जंग कर रहा हूं, तो आइन के लिए जंग कर रहे हैं तो आइन की खिलाफ वर्जी से फायदा क्यों उठा रहे हैं? फिर ये क्या बात हुई? तो पहली तो मैं बात जो है वो हाईलाइट हिपोक्रेसी की करना चाहता हूं। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि ये देखें, ये कमाल नहीं है कि अभी एक चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये गैर आईनी है, अब दूसरे चीफ जस्टिस कह रहे हैं ये आईनी है। तो आप मुझे बताइए कि अदालत के फैसलों पे कौन एतमाद करेगा, कौन एतबार करेगा? कोई एक फैसला मुझे बता दें अदालत का जो दूसरे फैसले से मुताबिकत रखता हो, एक फैसला बता दें। यानी तो होती है ये वो अरे भाई मेरी बात सुने, मैं तो आपको अभी आपने वो देखा वो पंजाब असेंबली के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो मामला था, तो आप कितने दिन लेके आप उनको बैठे रहे जो माहिर कानून, आप तो खुद भी माहिर कानून है, कि ये आइन लिखा गया है या आइन की तशरीह हुई है, ये डिबेट चलती रही। जी। फिर आप ही के प्रोग्राम में मैं आया एक दफा, मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है कि यहीं पे वो गुफ्तगू हुई जिसमें आधे जज कह रहे थे कि जजों को उसी पैनल पे, यानी एक ही बेंच के आधे जज कह रहे थे कि जजों को, दूसरे जजों को कह रहे थे कि जजों को जुब्बा पहने हुए पॉलिटिशियंस नहीं दिखना चाहिए। जब अदालत के अंदर खुद मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे को कहें कि जुब्बा पहने हुए सियासतदान या जो भी कहें, जब एक फैसले की दूसरे से मुताबिकत ना हो, जब एक चीफ जस्टिस जो है सिर्फ एक शख्स को सजा देने के लिए, मेरा मतलब नवाज शरीफ साहब है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज लगा दें कि आप सुपरवाइजरी जज हैं कि इसको सजा दिलवाएं। यानी अगर ये कोई अच्छी चीज थी तो हर केस जो नैब में जाता है उसमें एक सुपरवाइजरी जज उसके बाद होना चाहिए था। अगर पैनामा के अंदर 400-500 लोग या 300-400 लोग थे तो मियां नवाज शरीफ के बाद हर शख्स का ट्रायल होना चाहिए था। मगर जब सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला करवाने के लिए, यानी ऐसा लगता था कि फैसला हो चुका है, अब वो फैसला जो है इट्स वॉकिंग बैकवर्ड्स, तो वो जज को लगा रहे हैं कि यार ये ना हो ये फैसला हमारा खराब हो जाए, तो आप जाएं नैब को सुपरवाइज करें और ये फैसला करवाएं। तो इससे अदालत का वकार जो है वो बढ़ता नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे फैसलों को जी कहिए। जी मैं कहना ये चाह रहा था कि आपने पहले मुझे कहा कि आप सवाल नहीं सुनते। नहीं मैंने कहा अब तो आपने सुन लिया ना। देखिए जो कानून साजी वाला मामला था, अभी भी क्या हुकूमत को कोशिश कर रही है कानून साजी की, और इसी वजह से मौलाना के साथ मुलाकातें और उनके साथ जो है वो आसिफ जरदारी साहब भी मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ भी मिल रहे हैं। बहुत सीधी बात है, ये मैंने इतनी लंबी जो तमहीद बांधी तो क्या बांधी, ये बांधी कि जिस तरीके से आइन लिखा हुआ है और अदालतें जिस तरह से आइन को इंटरप्रेट कर रही हैं, जिसमें एक फैसले का सर मुंह दूसरे फैसले से नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि आइन में तशरीह की जरूरत है। यानी कोई इबाम आपके जहन में कोई ऐसा फैसला है जो किसी पुराने फैसले से मुताबिकत रखता हो,
एविडेंस को खत्म करना था, वो कोई रिकॉर्डिंग को खत्म करना था, तो ऐसा लिखा गया, फैसला दिया गया कि आइंदा कोई चीज एडमिट ना हो सके, फिर अब उसको बदल, कमाल हो गई है। यानी कोई फैसला ऐसा नहीं है। आप हुकूमत क्या चाहती है सर? हुकूमत चाहती है कि आइन में और कानून में वो तशरीहात जिनकी जरूरत है, जिसके बाद कोई इबाहम ना रहे, और अवाम की मंशा के मुताबिक जो कानून और आइन बनता है उसकी मुताबिकत से सिमेट्रिकल फैसले हों, कंसिस्टेंट फैसले हों, जो एक दूसरे से मुताबिकत रखते हों, वो तशरीहात जिनकी जरूरत है वो की जाए। तो क्या इसमें हुकूमत किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है? भाई ये तमाम फैसले जो सामने आ रहे हैं, अगर जहां पे तो कानून में तरमीम की जरूरत है वो तो मेजॉरिटी सिंपल से होगी, जहां पे आइन की में वजाहत की जरूरत है क्योंकि फैसले तो उल्टे सीधे हो रहे हैं, तो फिर वहां पे आइन के अंदर तशरीह की जरूरत होगी। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ चलती जाएंगी। जब तक फैसलों में मुताबिकत नहीं आएगी तब तक तशरीहात होती रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन का जीनियस ही ये है। कॉन्स्टिट्यूशन का जीनियस क्या है? प्रोविजन फॉर चेंज। देखिए, provision for change. When a time arises, which it has, when the decisions that are being made are completely inconsistent and fly in the face of each other, वो वक्त है कि आपको आइन में तशरीह करने और की इसके जरूरत लिए है। तो अगर आपको जजेस की तादाद बढ़ानी पड़े, कोई भी चीज जिसकी जरूरत है, ताकि एक मुनासबत से फैसलों में कोई ऐसी बात आ सके कि लोगों को ये ना पता चले कि भाई इसका ये मतलब है या वो मतलब है, तो वो तमाम आइन कानून में तशरीहात करनी। मौलाना ने आपको कोई जो है वो रिस्पांस कैसा दिया है? हमारे तो क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट भी आपको बता दूंगा। मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि आप लोगों की तरफ से एक पेशकश की गई है। रोजनामा जंग ने आज रिपोर्ट किया है कि हुकूमत ने पेशकश कर दी है कि आप हमसे वजारतें भी लें और KP में गवर्नरशिप भी झेलें और बलूचिस्तान हुकूमत का भी हिस्सा बने। देखिए, मेरे पास ये इतला नहीं है। वैसे मौलाना का बहुत पुराना हमारे साथ मोहब्बत का रिश्ता है, और कोई भी वक्त आप देख लीजिए, मौलाना नाराज भी जब हुए या हो जाएं तो कभी हमारी पार्टी की तरफ से कोई सख्त कलामी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि एक पुराना वज़ादारी का रिश्ता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, मियाँ शहबाज शरीफ का बहुत एहतराम का रिश्ता है, और उस रिश्ते की वजह से हमारे दरवाजे तो मौलाना के लिए हमेशा खुले होते हैं। हर वक्त बात हो रही होती है, जब बात नहीं भी हो रही होती तो कहीं ना कहीं बात हो रही होती है। इस वजह से मौलाना के साथ क्या हमारे दरवाजे मौलाना से बात करने के लिए खुले हैं? हमेशा खुले हैं। अच्छा, ठीक। लेकिन ये जो आप ये जो स्पेसिफिक्स वजारतों की पेशकश वाली बात, मेरे पास ऐसी कोई। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक हो गए। उन्होंने सियासी जमातों के सरबराह अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सहाफ़ियों समेत हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें की हैं। उनसे साबिक सदर वसीम सजाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दुरानी समेत जो अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने मुलाकातें की हैं। चौधरी वजाहत हुसैन, वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन, पार्टी तर्जमान मुस्तफ़ा मलिक भी इन मुलाकातों में उनके हमरा थे। गुज़िश्ता दिनों चौधरी शुजात हुसैन ने PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात की थी, जिसमें ज़ाती और ख़ानदानी सतह के मामलात को मिल बैठ कर तय करने पर इतफाक़ हुआ था। चौधरी बरादरान में उस वक्त दूरियाँ पैदा हो गई थी जब चौधरी परवेज इलाही ने PDM दौरे हुकूमत में हुकूमत का साथ देने के बजाय PTI का साथ देने का फैसला किया था, जबकि इसके बरक्स सालिक हुसैन और काफ लीगी रहनुमा तारिक बशीर चीमा शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बन गए थे। इंतखाबात में भी चौधरी बरादरान में तकसीम वाज़ेह थी और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। इसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन का आज ये कहना था कि कौमी इत्तफाक़ राय के लिए तमाम सियासतदान मिलकर अपना किरदार अदा करे। अब ये जो मुलाकातें हैं क्यों हो रही हैं, इन मुलाकातों में क्या बातें हो रही हैं? मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हैं, इन मुलाकातों में भी मौजूद, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे मजीद इस हवाले से बात करते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, सबसे पहले तो जो चौधरी साहिबान की आपस की मुलाकात थी और आपसे भी जो है वो मुलाकात हुई चौधरी शुजात हुसैन की, क्या बातें हुई हैं इन मुलाकातों में? जो है वो है तो आपका पुराना ताल्लुक, लेकिन ये मुलाकातें किस सिलसिले में थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी शुजात साहब बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने याद किया, तो फिर मैं उनकी तरफ गया था और माशाल्लाह उनकी सेहत बेहतर थी।
सियासत से मुताल्लिक दोस्त मिलते हैं तो फिर सियासत पे ही बात होती है। तो एक चीज जो बेसिक कंसर्न की थी मेरा ख्याल है इस सारी मीटिंग के अंदर, वो ये था कि अब वक्त है कि मुल्क के लिए सोचा जाए और इस मुल्क के मफाद के लिए और मुल्क की मुस्तकबिल के लिए गौर करने की जरूरत है। और इस वक्त जो सियासत में टकराव और बिखराव पाया जाता है उसकी भी वो भी ये तकाजा करता है कि सियासतदान जो है वो ना सिर्फ सोचो विचार करें बल्कि मुस्बत सोच के साथ जो है आगे बढ़ने के लिए रास्ते तलाश करें। और मैं तो पिछले एक साल से इसी काम पे लगा भी हुआ हूँ कि मुसलसल मैंने हर सतह के ऊपर हर ऑपोजिशन की पार्टियां हों या कोई भी सोचने वाला फर्द हो, दानिशवर हो, हर एक से मैंने यही इस्तदा की है कि हमें अब वक्त है कि हमें अपने मुल्क के लिए और मुल्क के मफाद के लिए जो है बामी तौर पर सोचो विचार और टकराव के बजाय मफाहमत का रास्ता निकालना चाहिए। तो इसी मेरा ख्याल है जो के गिर्द सारी गुफ्तगू रही और यही सोचो विचार हुई उसकी। ठीक है, लेकिन जो चौधरी साहिबान है अब उनमें जो तकसीम है, उनके खानदान में भी जो तकसीम है, वो क्या आपको लगता है कि क्या वो ऐसा कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में है कि जहां पर जो है वो हुकूमत अपोजिशन को वो करीब ला सके? देखिए, मैं तो सबको समझता हूँ कतरा कतरा दरिया बनता है, सोच की हम आहंगी जो होती है आपस में मिल। देखिए, पिछले दिनों हमने तमाम ऑपोजिशन की जो कायदीन हैं उनकी ख्वाहिश पे उन्हीं का इकट्ठ किया था, उसमें हम इकट्ठे बैठे तो उसके अंदर एक बहुत मुस्बत माहौल बना। अब जैसे चौधरी साहब की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, हम मिलने गए, वहाँ पे वसीम सजाद साहब भी तशरीफ लाए, बाकी कायदीन भी आए, हमने बातचीत की तो मुझे ये लगा कि सोचें जो है मुल्क के लिए हर फर्द फिक्रमंद है। और मैं नहीं समझता मैं कोई हुकूमत में ऐसा फर्द होगा जो कहे जी हंकी डोरी है, सब कुछ अच्छा है। इस वक्त जहां भी कोई बैठा हुआ है वो फिक्रमंद तो है, लेकिन उस फिक्र के अंदर जो है एक तहर्रुक लाना और फिक्र से आगे बढ़ते हुए उस फिक्र को किसी एक्शन में डालना, ये एक मुसलसल कोशिश है। मतलब हम तो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। चौधरी साहब से भी बड़ी डिस्कशन हुई इस मामले पे। देखें, मतलब वो बहुत बुजुर्ग हैं और हम तो उनको एक हमेशा सियासत में एक ठंडी हवा का झोंका ही समझते हैं कि वो कभी भी जंग के मोड में नहीं होते, बल्कि हमेशा वो रिकंसिलिएशन की सोच में होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे तमाम लोग जो कि इस वक्त एक मुदब्बराना सोच रखते हैं और बड़े की सोच रखते हैं, वो इक्तदार की साइड पे हो या वो हिज़्ब इख्तिलाफ की साइड पे हो, वो इस मुल्क का असासा है और उन्हें अपनी जात से ऊपर होके मुल्क के लिए सोचना और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना जो है इस वक्त गालिबन उसकी जरूरत है। ठीक है, लेकिन अभी ये दो पोजीशंस हैं दुरानी साहब। एक तरफ हुकूमत है जो ये कहती है कि जब तक 9 मई वाले मामले पर माफ़ी ना मांगी जाए तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और दूसरी तरफ अपोजिशन है जो ये कहती है, तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने बात उनसे करनी है जिनके पास असल ताकत है। तो आपके ख्याल में इन दोनों पोजीशंस किसी तरह से कोई ब्रिज किया जा सकता है? देखें जी, जहां तक सवाल है इन पहली हुकूमत की पोजीशन का, हुकूमत ने जो ये स्टैंड लिया हुआ है, ये स्टैंड जो है ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, इखलाकी तौर पे एक इंतहाई मतलब मनफी अप्रोच का स्टेप है कि एक जिम्मेदारी जो हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है, जो एक कानूनी जिम्मेदारी है कि वो 9 मई से मुतल्लिक जो वाकयात हुए हैं उनमें मुलव्विस अफराद को आइडेंटिफाई करा के उनके अदालत के जरिए उनको सजा दिलवाएं। वो ये काम तो कर नहीं रहे और वो उसको बुनियाद बना पर सारे लोगों को जो है वो उसके लिए एक्यूज करके वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो समझते हैं कि इस तरीके से हम शायद ताकतवर हलकों के करीब हो जाएंगे और हम जो है वो एक मुल्की कौमी इदारे को, अब कल भी देखे ना आर्मी चीफ ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि सियासत में तकसीम के अमल को खत्म करें। DGISPR की जो प्रेस रिलीज थी वो बड़ी क्लियर थी कि हम किसी किस्म की सियासत के अंदर अब हम मुलव्विस नहीं है और फौज मुलव्विस है भी नहीं। इसलिए हुकूमत की तरफ से 9 मई और उसके अंदर किसी को भी, देखें
किसी मुल्ज़म को मुजरिम बनाना अदालत का काम है और बनवाना हुकूमत का काम है। किसी केस को तैयार करना, जब कोई ये जो है ये क्रिमिनल केसेस है सारे, जब कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसकी तैयारी, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में इस्तगासा कहते हैं, वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत अब 1 साल और 3 महीने गुजरने के बाद आज भी जो है उन्होंने एक वो केसट चलाई हुई है कि जी 9 मई 9 मई 9 मई 100 गज वारूं गज ना फाड़ूं। कोई उन्होंने अपना काम नहीं किया, बल्कि उसको सियासी रिटॉरिक के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और इसी वजह से पूरी दुनिया से पाकिस्तान को बुरा नाम मिल रहा है इस हुकूमती रवैये की वजह से। इसके जवाब में जब हुकूमत ये रवैया अख्तियार करती है तो फिर अपोजिशन भी कहती है हमने तुम्हारे से बात ही नहीं करनी। भाई तुम अपनी जिम्मेदारी की बात तो करो। तो इसलिए अगर हमने ब्रिज करना है इस गैप को, तो हुकूमत को अपने इस मौकफ से कंप्लीटली विड्रॉ करके अपनी आईनी जिम्मेदारी पे जाना पड़ेगा। जिस दिन हुकूमत वहां जाएगी, वहां उसी वक्त जो है ऑपोजिशन को उनके सामने आके बैठने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा बातचीत करने में। और दूसरी बात यह है कि ऑपोजिशन के लोगों को जेलों में बंद रखना और अक्यूज केसेस के ऊपर बंद रखना, ये कोई जवाब नहीं है। अपना मुल्क है, कोई यहां से भागने नहीं लगा। सबको रहा करें, सबको लाएं, अपने सामने बिठाएं, बिठा के बात करें। ये सबका मुल्क है। किसी इक़्तिदार में बैठे हुए का मुल्क तो नहीं, सारे मुल्क से बाहर बैठे रहे, अब वापस आ गए। तो क्यों नहीं जो जेलों में बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं वापस आ सकते? जो मुल्क से बाहर बैठे हुए थे वो आ सकते हैं, तो मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो आपस में इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते? तो इस वक्त की सिचुएशन में सब को एक दूसरे को बर्दाश्त और तहम्मुल के जरिए एक जगह पे इकट्ठे होना और बात करना, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त एक हमारा कौमी चैलेंज है, जिसमें तमाम सियासतदान, बुजुर्ग और सीनियर और हुकूमतों में बैठे हुए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे हालिया मुलाकातों के हवाले से। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जाते जाते कुछ अपडेट देते चले गजा के हवाले से। गजा में जंग बंदी की कोशिशों के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये कोशिशें बदस्तूर जारी हैं और कुछ ज़राए का इम्कान है कि ये कोशिशें अब काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी हैं। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों अमरीका, मिस्र और कतर के 6 अफ्रीकी मुज़ाकरात काहिरा में हुए थे ताकि जंग बंदी की राह हमवार की जा सके। इसके बाद अमरीका ने कहा था कि इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंग को ख़त्म करने के हतमी मुआहदे का वक्त आ गया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का यह कहना था कि वाशिंगटन आने वाले दिनों में साथी सालसियों मिस्र और कतर के साथ मिलकर हतमी मुआहदे के लिए एक कोशिश करेगा। इसके अलावा आज अमरीकी वज़ीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने यह कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात गजा जंगबंदी के साथ शुरू हो जाएंगे। अमरीकी वज़ीर खारजा ने यह दावा किया है कि नए अमरीकी सदर के आने से पहले ही सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर चुका होगा। इसके अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू हमास के साथ यरगमालियों के मुआहदे और जंगबंदी के लिए संजीदा इक़दामात नहीं करे। एक तरफ गजा में जंगबंदी की कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इसराइल तनाज़े को लबनान के अंदर ले जाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ का यह कहना है कि हमारी तवज्जो हिजबुल्लाह से मुकाबले पर है और लबनान के अंदर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ का मजीद ये कहना था कि इसराइली फौज गोलान के पहाड़ी इलाके और शुमाली इलाकों की आबादी को दरपेश खतरात को कम करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा गजा में भी इसराइली जारहियत जारी है। शुमाली गजा के एक स्कूल की पनाहगाह पर हमले के नतीजे में 8 जबकि वस्ती गजा में वाक़े पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे के इलाके नाबलूस के करीब गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे पर इसराइली स्नाइपर्स ने गोली चला दी, जिसके नतीजे में एहतजाज में शरीक इंसानी हकूक़ की एक कारकुन जाँ बहक हो गई। इतलात के मुताबिक ये जो कारकुन थी ये तुर्की और अमरीका की दोहरी शहरियत की हामिल थी और इंटरनेशनल सॉलिडारिटी मूवमेंट की कारकुन भी थी। बहरहाल देखिए कुछ तवक्कुआत हैं कि गजा में बिल आखिर जो है वो मामलात जंगबंदी की तरफ बढ़े हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ऐसा होता है या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।